Hello student, good morning all of you. Welcome again. स्टूडेंट भूमि संसाधन के बारे में हम पढ़ रहे थे। लेसन हमारा ज्योग्राफी का चल रहा है। भूमि संसाधन या नेचुरल संसाधन जो है उनके विभिन्न प्रकार के उपयोग हैं, उनको किस प्रकार से नियोजित किया जाता है, तो उनके बारे में हमने पढ़ा था। भूमि संसाधन का उपयोग किस प्रकार से हमें करना चाहिए, किस प्रकार से किया जाता है, ये आज का हमारा टॉपिक है। स्टूडेंट, भूमि संसाधन जो हैं, पूरी भूमि भारत के पास जो है उसके कितने प्रतिशत हिस्से पर किस प्रकार से हम उपयोग में लाते हैं, उसे भू संसाधन उपयोग कहा जाता है। देखते हैं कि किस प्रकार से भूमि का उपयोग भारत में किया जाता है। सबसे पहले भारत में वन क्षेत्र के अंतर्गत भूमि आती है। दूसरे नंबर पर कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, यानी के लिए वनों के अंतर्गत जो भूमि है वो भूमि कृषि के अंतर्गत नहीं है। तो सबसे पहले तो वन क्षेत्र है और दूसरा कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। वनों के अलावा कुछ भूमि ऐसी है जो कृषि के लिए अनुपलब्ध है, यानी कि उपलब्ध नहीं है। वो कौन सी है? उसमें दो प्रकार की होती है, बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि। बंजर भूमि और कृषि के जो अयोग्य होती है उस भूमि को हम कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि में शामिल करते हैं। दूसरे नंबर पर गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि, जैसे इमारतें, सड़क, उद्योग इत्यादि। सड़कें बनाते हैं हम, भवन बनाते हैं, इमारतें बनाते हैं, उद्योग लगाते हैं, तो उनमें के अधीन जो भूमि आती है वो भूमि भी कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि में शामिल होती है। यानी कि वन जो है वो भी कृषि भूमि में नहीं है, तो लेकिन वनों का एक अपना अलग अस्तित्व है। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि में दो प्रकार की है, बंजर भूमि, कृषि योग्य भूमि, और गैर कृषि कार्यों में लगाई गई भूमि। इसके अलावा नंबर 3 जो है, प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि। प्रति भूमि यानी कि जो भूमि अनुपलब्ध है कृषि के लिए, उसके अलावा भी अन्य कृषि योग्य भूमि है, जैसे स्थायी चरगाहे तथा अन्य गोचर भूमि। अब ये भूमि कृषि के लिए अनुपलब्ध है, लेकिन ये प्रति भूमि नहीं है, बंजर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चरगाहे, घास वगैरह होती है, पशुओं के चराने के लिए है, लेकिन कृषि के अयोग्य है। गोचर भूमि है, तो बहुत सारे राज्यों में चरगाहों के लिए भूमियाँ उपलब्ध हैं, तो वो भूमि भी कृषि योग्य नहीं है। विविध वृक्षों, वृक्ष फसलों तथा वनों के अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। जो भूमि शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है वो भी कृषि के योग्य नहीं है। कृषि योग्य बंजर भूमि जहां 5 से अधिक वर्षों से खेती नहीं की गई है। कृषि योग्य बंजर भूमि उसको कहा जाता है जहां कृषि होती रही है लेकिन पिछले 5 वर्षों में खेती नहीं की गई है, वो बंजर भूमि है। तो ऐसी भूमि को हम कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि में शामिल करते हैं। ये प्रति भूमि के अतिरिक्त भूमि है जो कृषि के अयोग्य है। इसके बाद है प्रतिभूमि। प्रतिभूमि वह वर्तमान प्रतिभूमि आती है जहां पर एक कृषि वर्ष में या उससे कम समय में खेती न की गई हो, यानी कि एक कृषि वर्ष में जहां खेती नहीं की गई है वो प्रतिभूमि है। वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त प्रतिभूमि या पुरातन प्रतिभूमि भी कहते हैं, जिसको 1 से 5 साल में जिसमें खेती नहीं की गई है वो भूमि भी पुरातन प्रतिभूमि है, यानी कि उसमें पिछले 5 सालों से खेती नहीं की गई है, तो वो पुरातन प्रतिभूमि है। प्रतिभूमि का मतलब जो भूमि कृषि योग्य नहीं है। अब जो भूमि बचती है उसको शुद्ध बोया गया क्षेत्र, एक वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाता है, तो वह सकल कृषित क्षेत्र कहलाता है। यानी कि कुल हमारे पास जितनी भूमि है कृषि योग्य, उसमें से एक समय में जितनी फसलें खड़ी है उस समय उस भूमि को कृषि योग्य भूमि में जोड़ दिया जाता है, तो वो आती है हमारे पास सकल कृषित क्षेत्र, ग्रोस एग्रीकल्चर एरिया आता है, जिसको हम सकल कृषित क्षेत्र कहते हैं, यानी कि पूरा क्षेत्र जिस पर कृषि की जाती है। इस प्रकार की ये भूमि भारत में है। भारत में भू उपयोग प्रारूप कैसा है? भूमि उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु, मृदा, मिट्टी, एक प्रकार से मानवीय कारक जैसे जनसंख्या, घनता और प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं आदि शामिल है। तो ये सारी चीज़ें जो मिलकर के भूमि के उपयोग को निर्धारित करती हैं कि जलवायु कैसी है, आकृति कैसी है, जनसंख्या का घनत्व कैसा है, प्रौद्योगिकी कैसी है, जनसंख्या के उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक हैं।
भूमि के उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग ही भू उपयोग के आंकड़े उपलब्ध हैं। भारत की जो 32,08,80,000 हेक्टेयर लाख किलोमीटर जो वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भारत का है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, उसमें से हमारे पास 93% के ही आंकड़े उपलब्ध हैं। 7% ऐसी भूमि है भारत की जिसका सर्वेक्षण नहीं किया गया है। पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों में भूमि का उपयोग का सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तो ये वो 7% भूमि है जिसका अभी सर्वेक्षण नहीं किया गया। तो ये भारत में भूमि का उपयोग है। स्थायी चरगाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे और इसके क्या परिणाम होंगे। वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि अनुपजाऊ है और इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा आती है। यानी कि भारत में स्थायी चरगाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है और पशुओं की संख्या बढ़ रही है। तो ऐसे में चारा उपलब्ध कराने की समस्या हमारे पास पैदा होगी। इसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं। वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि जो है, दोनों ही प्रतिभूमि यानी कि वर्तमान प्रतिभूमि और अन्य प्रतिभूमि, दोनों ही प्रतिभूमि जो है वो उस पर पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, लागत ज़्यादा आती है कृषि करने के लिए। अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में ही 1 बार 2 बार बोया जाता है और यदि इससे शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाए तब भी भारत के कुल सिंचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर खेती हो सकती है। अगर हम इस प्रतिभूमि को भी शामिल कर लें कुल भूमि में तो सिंचित प्रतिशत यानी कि सिंचित जो सिंचाई का जो क्षेत्र है, भारत में जितनी सिंचाई होती है उसके 54% भाग पर ही कृषि कर सकते हैं। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि खेती योग्य है जिस पर सिंचाई होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, अंडमान निकोबार में केवल 10% क्षेत्र ही है जो इस पर शुद्ध बोया गया क्षेत्र है जिस पर सिंचाई होती है। तो ये भारत द्वारा उपयोग लाए जाने भूमि का प्रतिशत है जहाँ पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थितियों में देखने को मिलती है। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति निर्धारण वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र आवांछित है। देश में कुल जितनी भूमि है उसका 33% पर वन होने चाहिए। ये हमारे देश की राष्ट्रीय वन नीति कहती है। देश की राष्ट्रीय वन नीति 1952 में बनाई गई थी जिसके अंतर्गत देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33% वनों के अंतर्गत आना चाहिए, जिसकी तुलना में वर्तमान में क्षेत्र काफ़ी कम है। केवल 23% क्षेत्र है हमारे पास जिस पर वन है। तो अब भी 10% क्षेत्र कम जो है वनों के अंतर्गत है। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोगों की संख्या की आजीविका पर निर्भर करती है। वनों के आसपास जो लोग रहते हैं वो वनों पर ही निर्भर करते हैं अपनी आजीविका के लिए। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि कहलाता है। बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल है। बंजर भूमि जिसको कहते हैं वो चट्टानी भूमि है, सूखी और मरुस्थलीय भूमि है। जो गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि में बस्तियां, सड़कें, रेलवे लाइन, उद्योग आदि आते हैं। यानी कि जो भूमि जिसमें बस्तियां, रेलवे और सड़कें बनाई गई है वो भी ऐसी भूमि है जो गैर कृषि प्रयोजनों में संलग्न है। लंबे समय से लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। इसके कारण समाज और पर्यावरण को गंभीर आपदा का सामना करना पड़ सकता है। हम लगातार से भूमि संसाधनों की अवहेलना कर रहे हैं, भूमि का संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं, भूमि संरक्षण के उपाय नहीं कर पा रहे हैं। तो उनकी वजह से आने वाले समय में हमारे समाज को बहुत ज़्यादा पर्यावरण की समस्याएं आने वाली है और उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। निम्नीकरण हो रहा है भूमि संसाधनों का, जिससे कृषि पर भी प्रभाव पड़ेगा और दूसरी चीज़ों पर भी प्रभाव पड़ना लाजमी है। तो ये कृषि उपयोग है कि भूमि को हम किस प्रकार से उपयोग में लाते हैं। भूमि निम्नीकरण के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।